नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके थे वर्णमाला के बारे में, और वर्णों में अपन ने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त और भी ध्वनियां हिंदी में है, उनका परिचय लेने के लिए आज का हमारा विषय रहेगा अन्य ध्वनियां। और अन्य ध्वनियों में सबसे पहले हम बात करें हल व्यंजन। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर रहित व्यंजन को जिस प्रकार से लिखा जाता है उसे ही हम हल व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब व्यंजन से स्वर को निकाल दिया जाए बना रूप हल कहलाता है। अर्थात जो हमारा क है ये हल हुआ। इस लगने वाले चिन्ह को हल चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हल व्यंजन हुए। और एक बात विशेष रूप से जो ध्यान देने की है वो ये है कि स्वर कभी भी हल नहीं होते हैं। देखिए, स्वर के नीचे यदि कभी शुद्धि अशुद्धि के प्रश्नों में आप देखें कि किसी स्वर के नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाए कि वह शब्द अशुद्ध है, क्योंकि स्वर कभी हलंत होते नहीं और व्यंजनों को बिना हल के लिखा जा सकता नहीं। यदि हमें व्यंजन का रूप लिखना है तो हमें हल करना होगा। इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वे ध्वनियां हैं जिनको अभी तक आपने स्वरों के रूप में पढ़ा होगा। जब हम छोटे थे और पढ़ा करते थे ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, तो ये जो वर्ण है हमारे अंग और अह, ये दोनों ही अयोगवाह ध्वनियां कहलाती है। अयोगवाह से तात्पर्य है अधन योग, अर्थात जिसका योग नहीं हो और वह यानी बहन किया जाए। इनको हम स्वर नहीं कह सकते, न इन्हें स्वरों में गिना जाता है, न ही इन्हें व्यंजनों में गिना जाता है। स्वर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते। और व्यंजन के पीछे जो कारण है वो ये है कि इनकी जो मात्रा है वो अन्य मात्राओं की तरह व्यंजन वर्णों के जुड़ती नहीं है, बल्कि उनसे अलग रहती है। जैसे हम देखें शब्द, तो यहां जो मात्रा है वो बिना इसमें क में ए निहित है तो स्वर आ रहा है तभी इसका उच्चारण हो पा रहा है, और साथ के साथ ही इसकी जो मात्रा है वो वर्ण के जुड़ती नहीं है। इसलिए इन ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है, यानी कि जिनका योग नहीं होता लेकिन फिर भी वहन की जाती है। एक आप जो मैं कह रहा हूं उसको सिद्ध करने के लिए है कि कभी भी किसी हल चिन्ह वाले वर्ण के साथ बिंदी नहीं लगेगी। उसके लिए क्या होना होगा, इसको स्वर युक्त होना होगा, तभी इस वर्ण का उच्चारण हो सकता है। आइए इसी में और देखिए हम हिंदी में आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां वे हैं जो हमारी हिंदी में अन्य भाषाओं से आ गई हैं। जैसे इसी श्रृंखला में हम देखें तो एक वर्ण है हमारा आप।
ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आ गया है। अंग्रेजी भाषा से आगत ध्वनि है आ। जैसे हम शब्द पढ़े कॉलेज, इसका जो उच्चारण है वो ओ और आ के मध्य का होता है। कॉलेज, नॉलेज, और डॉक्टर, ये आ हमारी भाषा में कैसी ध्वनि है? आगत ध्वनि है, जो अंग्रेजी भाषा से ली गई है। इसी तरह से अरबी और फारसी से कुछ शब्द हमारी हिंदी में आए। कैफ है, जैफ है, कैफ है, जैफ है, कै। ये जो वर्ण है इनको हम नुक्ता वाला वर्ण भी बोलते हैं, और ये भी सब अरबी फारसी भाषाओं से हमारी भाषा के अंदर आए हैं। आइए अब बात करें दो रूप वाले वर्णों की। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो हमारी हिंदी भाषा में जिनका दो रूप प्रचलित है, वो कौन से हैं? दो रूप वाले वर्ण। जब हम प्राचीन हिंदी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें एक वर्ण इस तरह से लिखा हुआ प्राचीन पुस्तकों में मिलेगा, जबकि आज हम देखें तो ये हमारा क्या है? ए है। ऐसे ही हम देखते हैं ये शब्द, इसको ख है, लेकिन इसके इस तरह से लिखने में अशुद्धि होती थी, इसको रे और वे भी पढ़ा जा सकता था, इसलिए ख को जोड़कर लिखा जाना चाहिए। एक शब्द है छह, इसको लिखने का तरीका भी ये होना चाहिए। ये भी आपने देखा होगा, कई बार आप झंडा लिखा हुआ देखते हैं इस तरह से, लेकिन आज हमारी जो मानक हिंदी है उसमें इस झ को इस तरह से लिखना चाहिए। है। कई बार ध वर्ण को लिखने में भी अशुद्धि कर दी जाती है और ये घ की बातें प्रतीत होता है, इसलिए जब भी हम धनुष को लिखें तो उस समय हमें इसमें गांठ देनी चाहिए। श, ये शब्दों को आप देख ही पा रहे हैं। साथ में ही एक शब्द कई बार देखा जाता है इस तरह से श्रेय लिख दिया जाता है, तो इसका सही लिखने का रूप भी ये होगा। तो ये दो रूप वाले वर्ण हैं जो हमारी हिंदी में चले आ रहे हैं, प्राचीन पुस्तकों में आपको इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। तो आप वर्तमान में इनका जो मानक रूप है वो आपके समक्ष लिखा हुआ। अनुस्वार,
अनुसार वास्तव में हमारे ये नासिक वर्ण होते हैं। नासिक वर्ण जैसा कि आपने पढ़ा था, हिंदी में इन वर्णों के स्थान पर एक अनुस्वार का चिन्ह लगाकर उच्चारण किया जाता है और इनका जो उच्चारण है वही क्या कहलाएगा? अनुस्वार कहलाएगा। अनुस्वार में होगा क्या कि जो वायु है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाली जाएगी। इसमें अधिकांश वायु नाक के द्वारा बाहर निकाली जाएगी। इन्हें क्या कहा जाएगा? अनुस्वार कहा जाएगा। जैसे हम देखें, सम धन जय, यदि हम इसकी संधि करें तो शब्द बनेगा, लेकिन हिंदी में कहा गया है कि जो पंचम वर्ण है उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करके उच्चारण कर सकते हैं। तो इन पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। एक अनुस्वार के साथ एक शब्द जुड़ा है, अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु होता है। इसमें जो वायु है वो नाक से निकाली तो जाएगी लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है। जैसे आंख, तो यहां अब ये शब्द लिखा हमने एक अनुस्वार का, देखें आप, अंग का जब उच्चारण करेंगे तो बहुत ज्यादा नाक से वायु निकाली जाएगी, अंग। लेकिन जब हम शब्द बोले आंख तो इतनी वायु नाक से नहीं निकलती। इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। एक और शब्द दोनों में मिलता हुआ, जैसे हंस और हंसना, दोनों का उच्चारण करके आप देखें, हंस और हंसना। एक और ध्यान देने योग्य बात है वो है कि जिन वर्णों के ऊपर मात्रा लगती है वहां यदि चंद्र बिंदु की मात्रा हो तो वहां पर चंद्र को हटाकर सिर्फ बिंदु लगाया जाता है। आगे अगले भाग में हम देखेंगे शब्द की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण, किन किन आधारों पर शब्दों को बांटा गया है। तब तक के लिए नमस्कार।